बिहार जो है वो स्टार्टिंग से इतना फेमस रहा है इंडिया में कि इंडिया के अलग अलग जगहों से अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है बिहार के लेकर। लेकिन बिहार का एक ऐसा समय था जिस समय पे बिहार बहुत ही पॉपुलर था डकैत को लेकर, और कोई भी इंसान बिहार में कदम रखने से बहुत ज्यादा डरा करते थे। ये समय था 1975 से लेकर 1985 का। तो आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो शख्स छोटे मोटे डकैत नहीं थे। इनके जो कॉन्टेक्ट थे वो कॉन्टेक्ट इतने बड़े माने गए थे कि नागालैंड से लेके आज तक बिहार के कनेक्शन को बताया जाता है, और बिहार में डकैत लोग आज भी उसी तरह से रंगदारी और उस तरह से रंगबाज रहते हैं। बिहार में डकैत लोग जो हैं वो इतने मशहूर थे कि नागालैंड की पॉलिटिक्स के साथ बिहार को जोड़ा जाता था और अच्छे खासे शूटर्स हायर करे जाते थे बिहार के उस इलाके से। तो ऐसा ही एक जगह था बिहार में जिसका नाम है रोहतास। रोहतास के एक ऐसे गिरोह की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आज से पहले इस तरह नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। तो समय था 1978 का। 1978 के टाइम में राम आशीष बिंद, जो कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के सपोर्टर माने जाते थे, साथ के साथ एक डकैत थे। राम आशीष बिंद जो थे उनका काम था उस समय में सिर्फ लोकल डाकुओं को सपोर्ट करना। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से वहां पे राजपूतों का और ऊंची जात वालों का कारोबार था और ऊंची जात वालों का समर्थन था, राम आशीष बिंद ने खुद अपने आप को इस पेशे में शामिल करने की सोची। 1980 का समय आते आते राम आशीष बिंद जो थे वो अपने इलाके में थोड़े बहुत फेमस हो चुके थे डकैतों के सपोर्टर्स में। जिस तरह की उस समय पे बातें चल रही थी, राम आशीष बिंद का उतना बड़ा कार्यकाल और उतना बड़ा डर या खौफ का मंजर नहीं था। उस समय 1980 की बात है, आते हैं मोहन बिंद। मोहन बिंद जो कि राजपूतों के और यादवों के बहुत ही कट्टर माने जाते थे, वो अचानक से डकैत बनते हैं और पूरा कारोबार अपने हाथ में संभाल लेते हैं। होता क्या है कि 1980 में राजपूतों ने कुछ जमीन के मकसद को लेकर मोहन बिंद की बहनों के साथ रेप किया था, और उस जगहों पे कुछ सुनने को मिलती है ऐसी कहानी कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो लोग अक्सर प्रेशर बनाया करते थे मोहन बिंद जैसे लोगों पे या फिर शेड्यूल कास्ट पे। इस चीज की हाईलाइट को देखते हुए मोहन बिंद जो है वो अपने हाथ में डकैतों की कमान संभाल लेते हैं और बनते हैं नए डकैत। 1980 बिंदेश्वर पाठक की बुक के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो रोहतास जिले में उस समय पूरे चरम पर था। राजपूत लैंडलॉर्ड्स जो थे वो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट की और निचली जाति की बात नहीं माना करते थे। मैं जो आपको कुछ नाम बताऊंगा अभी, राम बच्चन यादव, धर्मेंद्र कहरवाल, ये सारे वो डकैत हैं जो उस समय पे फेमस हुए थे क्योंकि ये सब थे अपनी लोकल और नीचे की कास्ट से। तो मैं अभी आपको एक ग्राफ समझाता हूँ। राम आशीष बिंद जो कि मोहन बिंद के ऊपर माने जाते हैं, राम आशीष बिंद के बाद नाम आता है मोहन बिंद का। मोहन बिंद के बाद कुछ समय के लिए जब मोहन बिंद का पतन हो जाता है, कुछ समय के लिए सुदामा बिंद नाम के एक डकैत होते हैं जो कि उस कारोबार को, उस डकैती की बागडोर को संभालते हैं। लेकिन सुदामा बिंद का वर्चस्व जो था वो इतना मजबूत नहीं था, और इस समय पर ही उदय होता है राम आशीष कोयरी का। इन जिलों में जहां पर रोजगार कोई नहीं था और जहां पर डकैत लोग जो थे, तो जो छोटे मोटे लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो अपना काम चलाते थे इस तरह की हरकतों को करके, जैसे कि किसी के बारे में किसी ने किसी को कोई खबर पास कर दी, किसी लोगों के बारे में या फिर किसी डकैत के बारे में किसी पुलिस वाले को खबर पास कर दी। इस तरह के धंधों से 1980 और 1981, 82, 83 में बहुत सारे लोगों की मर्डर और अलग अलग रिपोर्टें आई थी। मैं सारी रिपोर्टों की कोशिश करूंगा कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं। तो होता क्या है, रोहतास जिले में जैसे ही मोहन बिंद का उदय होता है, उनका जो डर होता है वो पूरी तरह से लोगों में छा चुका होता है, और अचानक से उनकी जो मृत्यु होती है, क्योंकि मोहन बिंद का जो संबंध था वो एक बहुत बड़े जगजीवन राम, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, उनके साथ भी इनका संपर्क बताया जाता है। तो मोहन बिंद को सपोर्ट करते थे जगजीवन राम, और जैसे ही मोहन बिंद का पतन होता है उस 1980 में राम आशीष कोयरी जो होते हैं वो अलग अलग सरगनाओं के साथ है, अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स के साथ बहुत ही फेमस होते हैं। मैं कुछ नाम बताता हूं आपको, जिन नाम को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आगे राम आशीष कोयरी का पतन होगा तो ये नाम बहुत ही मायने रखेंगे। उस समय पे दरोगा लोहार जो कि एक डकैत थे, त्रिवेणी कहार, नारायण कुशवाहा, धर्मेंद्र कहार और राम बच्चन यादव। राम बच्चन यादव जो थे वो इसलिए फेमस थे क्योंकि वो राम आशीष कोयरी के सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन माना करते थे। इस समय पे ही एक खबरी के तौर पर फेमस हुए सीआईडी मिश्रा। सीआईडी मिश्रा जिनका असली नाम और जिनकी असली तस्वीर बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। होता क्या था कि पॉलिटिकल खेल चला करता था, और जनता पार्टी जो कि बिहार में उस समय पे उदय हो रही थी, जनता पार्टी के एक नेता जिनका नाम है राम सेवक सिंह, राम सेवक सिंह जो है वो राम कोयरी गैंग को सपोर्ट करते थे। तो 1980 के दौरान राम कोयरी गैंग जब बहुत ही चरम सीमा पे अपनी
500 मर्डर्स, कुछ किडनैपिंग्स और बहुत सारे पुलिस इनकाउंटर्स के बाद बचता बचाता फिर रहा था। तो कहा यह गया था कि ये जो गिरोह है इसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ही बड़ा है और राम सेवक सिंह जैसे बड़े बड़े राजपूत जो पॉलिटिशियन थे वो भी साथ देते थे राम असीस कोयरी से। इस कारण से कई बड़े लेवल के जो डकैत थे वो हमेशा डिफेंडेंट रहते थे कि आप लोग राजपूत और सिंह होने के बाद भी राम असीस कोयरी को सपोर्ट करते हैं। तो राम असीस कोयरी जो थे वो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र डकैत नहीं, एक तरह के समाज सुधारक और एक तरह के बैकवर्ड वोटर्स के जो हाई कमांड माने गए थे। कहा यह जाता था कि राम असीस कोयरी की वजह से बहुत सारे लोगों का जो वोट है वो राम सेवक सिंह को मिलता है और इसलिए राम सेवक सिंह उनको बहुत पसंद करते थे। समय बीतता जाता है 1980, 1981 और 1983। 1980, 1981 और 1982 ये वो समय काल माना जाता है जब राम असीस कोयरी का समय काल जो था वो अपने चरम सीमा पे था। राम असीस कोयरी जो थे वो छोटे मोटे ब्याज और छोटे मोटे कामों के ऊपर कंट्रोल पाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल बीड़ी कारखाने के ऊपर कंट्रोल होना, लकड़ी उत्पादन के ऊपर कंट्रोल होना, छोटी मोटी किडनैपिंग्स करना और इस तरह के धंधों से राम असीस कोयरी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं। फिर समय आता है 31 मार्च 1983 का। 31 मार्च 1983 को क्या होता है कि एक बड़ी डील के बारे में पता लगता है राम असीस कोयरी के गिरोह को, जो जिसकी खबर जो होते हैं वो भोला कोयरी देते हैं। भोला कोयरी जो कि कहने के लिए एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर भी थे, वो एक खबर देते हैं कि एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो इस जगह से इस जगह मूव हो रहा है और राम असीस कोयरी के लोग जो होते हैं वो उस लूटपाट को अंजाम देते हैं और कहा यह जाता है कि उस लूटपाट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो राम सेवक सिंह को दिया जाता है। 1983 की इस घटना के बाद जहां पर पूरी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पे नाम आ चुका होता है कि राम सेवक सिंह जो है उनके सीधे लिंक बताए जाते हैं राम असीस कोयरी के साथ। राम असीस कोयरी को वहां पर अपना पांव पीछे खींचना पड़ता है और वहां पर वो अपने दो सपोर्टर्स जिनके नाम है कामेश्वर कोयरी को आगे करते हैं और नारायण कुशवाहा ऐसे डकैतों को आगे करते हैं कि अब हम यहाँ से अपना काम नहीं करेंगे, आप लोग हमारे बदले में ये सारे काम करो और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उन तक आती है और वो इन्फॉर्मेशन को आगे पास करते हैं। कामेश्वर कोयरी जो कि अब अपनी चरम सीमा पे होते हैं और 1984, 85 और 86 के समय पे बहुत अच्छी तरह से इधर उधर के कांड कर रहे होते हैं, छोटे मोटे कांड। फॉर एग्जाम्पल रामेश्वर कोयरी के नाम पे कुछ बड़े बड़े ब्लेम्स और बड़े बड़े केसेस उपलब्ध हैं जिसके अंदर उनकी जो उपलब्धियां मानी जाती हैं वो ये मानी जाती हैं कि उन्होंने 2 साल के अंदर में 500 से ज्यादा लोग के मर्डर करे थे, बहुत सारी किडनैपिंग करी थी। तो इस समय पे क्या होता है कि एक इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके बेटे को अगवा करके 26,000 रुपए की फिरौती मांगी जाती है और कहीं ना कहीं ये जो केस होता है इसके चक्कर में इस पूरे गिरोह का पतन होता है। तो जब 26,000 की रकम मांगी जाती है और वो जो बिल्डर होते हैं वो ये रकम नहीं दे पाते हैं तो होता क्या है कि उनके बेटे को मार दिया जाता है। इस घटना के आसपास 1986 में जहां पर सारे के सारे गिरोह अपने आप को बहुत ज्यादा मान चुके थे, उस टाइम पे क्या होता है कि 1986 में बिंदेश्वर दुबे की सरकार के अंडर में ब्लैक पैंथर ऑपरेशन 2 लॉन्च होता है और उस समय पे ये सारे के सारे गिरोह मार गिरा दिए जाते हैं। इस तरह से पतन हुआ बिहार में डकैती के पहले चरण का और इस चरण को ही माना गया है बिहार का वो काल जिस समय पर डकैत जो थे वो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर कहा गए थे। आज के समय में बिहार जो है वो क्राइम फ्री हो चुका है और बिहार के अंदर हर कोई एक टूरिस्ट स्पॉट समझ के उसे कहीं भी घूमने जाता है और जो जगह है जहाँ की हमने ये बात करी इस रिपोर्ट में रोहतास, उस जगह में भी कई टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए हैं।